वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ क्लासेस 2024 में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम डेट अभी फिलहाल आपका कब है? 18 जून 2024। और ये क्लासेस स्टिल एग्जाम तक लगातार चलती रहेगी। और अभी पेपर 2 की क्लासेस चल रही है। पेपर 2 में हमारा क्या है? हिस्ट्री। इसके पहले पेपर 1 की भी क्लासेस हो चुकी है। पर डे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लास होती है। पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है, और पेपर 2 में हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। और हिस्ट्री में भी हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और यहाँ से नंबर लाना सबसे आसान भी रहता है। इसलिए हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं। और आज हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट। तो सबसे पहले आपको समझना होगा चार्टर होता क्या है। तो चार्टर एक दस्तावेज है दोस्तों। चार्टर क्या है? एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी कंपनी के क्या उद्देश्य हैं, उनके क्या लक्ष्य हैं, और उनके लिए क्या क्या बाउंड्री तय की गई है किसी संस्था के द्वारा, उसे ही चार्टर कहते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी थी, तो उनका यहाँ पर किस प्रकार रोल रहेगा, उन्हें किस प्रकार यहाँ पर व्यापार करने के अधिकार वगैरह मिलेंगे, उनकी क्या सीमाएं रहेगी, इसी से संबंधित जो दस्तावेज ब्रिटेन से पारित होकर यहाँ आता था, उसी को चार्टर कहा जाता था। उसको क्या बोलते थे? चार्टर। तो चलिए चार्टर को समझ लिए। अब कितने चार्टर इंडिया में आए थे, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कितने चार्टर आए थे? तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 महत्वपूर्ण चार्टर आए थे जो आपको पढ़ना है। आज हम लोग ये 2 चार्टर को पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे हैं, शॉर्ट हैं। बाद बाकी ये सब डिटेल्स में फिर पढ़ना है, इसको नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज हम लोग 1793 और 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बैक जाते हैं हम लोग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी BEIC, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो लंदन में। इसकी स्थापना हुई थी लंदन में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसको पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिला था। किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया था। और पहले ये एक अधिकार कितने साल के लिए था? 20 साल के लिए। लाइफ टाइम नहीं था, याद रखिएगा। 1600 ईस्वी में जो इसे चार्टर के तहत अधिकार मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का, वो केवल 20 वर्षों के लिए था। समय समय पर उनका काम अच्छा रहा, सरकार खुश रही, महारानी खुश रही, तो फिर इसका रिन्यूअल होता रहा। तो इस प्रकार कुल 4 चार्टर पारित हुए। देखिए सबका जो गैप है आप देख पा रहे हैं, गैप कितना है? 20 साल। प्रत्येक 20 साल में एक चार्टर आता था। 1793 में आया, 1813 में आया, फिर 1833 में आया, फिर 1853 में आया। तो प्रत्येक 20 साल के गैप पर चार्टर हमारा आता है। तो और ये प्रत्येक 20 साल के लिए कह सकते हैं अप्रूवल इसे मिलता था व्यापारिक एकाधिकार का। और ये ऐसे ही बढ़ता गया। और अब हम लोग देखते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपसे जो प्रश्न आता है इसमें पहला क्या, कंपनी को व्यापार वाणिज्य के अधिकारों के साथ साथ भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रशासन करने का अधिकार भी दे दिया गया। पहले कंपनी जब आई थी 1600 ईस्वी में, इसे क्या मिला था? 20 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए अधिकार मिला था, व्यापारिक एकाधिकार मिला था इसे। लेकिन पहली बार 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अब क्या हो गया? कंपनी को जो उनके द्वारा जीता गया क्षेत्र था उन पर प्रशासन करने का भी एक अधिकार दे दिया गया। अब उन पर वो प्रशासन अपने तरीके से कर सकते थे। एक तरह से कंपनी को प्रशासनिक दायित्व पहली बार देने का काम किस अधिनियम में किया, किस चार्टर के माध्यम से किया? तो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और जैसा प्रत्येक चार्टर में रिन्यूअल को बढ़ा दिया जाता था, तो यहाँ भी रिन्यूअल को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। मेन इसमें बात है कंपनी को किस चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी बनने का अवसर मिला? तो ये 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चार्टर एक्ट 1813। तो सबसे पहले इसका कारण क्या था? ये चार्टर एक्ट आया क्यों था? 20 साल में रिन्यूअल तो मिलना है, तो एक कारण वो था कि रिन्यूअल होना था। दूसरा, ब्रिटेन की कुछ मजबूरियां भी थी। ब्रिटेन की मजबूरियां 2 थी, एक औद्योगिक क्रांति, दूसरा महाद्वीपीय व्यवस्था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में ही हुई थी। और इंग्लैंड में जो होता है ना, उद्योगों से उत्पादित माल के खपत के लिए एक बड़े बाजार की जरूरत थी। औद्योगिक माल के खपत के लिए
एक बड़े बाजार की जरूरत थी और भारत एक बहुत बड़ा बाजार था। तो यहाँ पर उनको सब कुछ अनुकूल माहौल मिल रहा था, इसीलिए वो एक्ट के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करके यहाँ पर व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। और इसमें इस प्रकार के प्रोविज़न किया गया कि सिर्फ एक कंपनी, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर रही थी, इसके बाद व्यापार की खुली छूट दी गई और वहाँ से सैकड़ों कंपनियां भारत आ गई और भारत में व्यापार करने लगी। और ब्रिटेन में उत्पादित जो माल था, उद्योगों से उत्पादित माल का यहाँ पे इस बड़े बाजार में खपत होने लगा और यहाँ के कच्चे माल का दोहन होने लगा, जो कि इंग्लैंड जाता था और वहाँ से तैयार होकर फिर भारतीय बाजार में से खपत किया जाता था। एक सीरीज की शुरुआत हुई और ये औद्योगिक क्रांति के कारण हुई। तो ब्रिटेन को ज़रूरत था, है ना, तो इसको एक सिस्टम में बांधने का जरूरत था उसे, इसलिए इस अधिनियम के माध्यम से, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से उसने वो काम किया। दूसरा था महाद्वीपीय व्यवस्था। आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कर दिया था, यूरोप के सभी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन ब्रिटेन, जो कि उससे सबसे ज़्यादा कह सकते खतरा था ब्रिटेन से, ब्रिटेन को वो अभी तक अपने कह सकते अंतर्गत नहीं ला पाया था और ब्रिटेन को अपने अंदर झुकाने के लिए कह सकते उसने एक कह सकते नीति अपनाई। वो नीति थी महाद्वीपीय व्यवस्था। उसने क्या कर दिया इसके तहत कि ब्रिटेन के साथ जो व्यापार है बहुत सारे देशों का जो उसके अधीन आ चुके थे या उसके जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, उनसे कहा कि आपको ब्रिटेन से व्यापार तोड़ना पड़ेगा, ब्रिटेन से व्यापार तोड़ना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या हो गया कि ब्रिटेन का व्यापार व्यवसाय में लॉस होने की संभावना हो गई यूरोप में। तो अब उसे बाहर में ज़्यादा अपने लिए सूटेबल जगह ढूंढना था, तो उसे इंडिया सबसे सूटेबल लगा और उसने महाद्वीपीय व्यवस्था का काट निकालने के लिए जो उनके अन्य उपनिवेश थे, चाहे भारत हो चाहे और जो भी उपनिवेश थे, उसे जहाँ पर उसे बाजार मिल सकता था, जहाँ से वो कच्चे माल को लाकर अपने यहाँ तैयार करके फिर वहाँ खपत कर सकते थे, उस प्रकार का उन्हें रास्ता ढूंढा और भारत का उन्होंने रुख किया। इससे महाद्वीपीय व्यवस्था से भी वो बच सकते थे, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने उस पर लगा दिया था, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था को लॉस होने की पूरी संभावना थी। लेकिन इस व्यवस्था के माध्यम से, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से वो लॉस होने से बच गए और बहुत ज़्यादा जो हानि होना था वो नहीं हो पाया। दो कारण था, औद्योगिक क्रांति, महाद्वीपीय व्यवस्था। तो कारण के बाद में हम लोग इसका मुख्य प्रावधान क्या था, मुख्य प्रावधान के बारे में जानेंगे। मेन प्रोविजन कौन सा एक्ट, 1813 का एक्ट जो था चार्टर एक्ट। इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। पहले क्या था, पहले एक ही कंपनी को छूट दिया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या किया, सभी को छूट दे दिया गया। वहाँ जितने भी उद्योगपति हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, वो भारत में आकर व्यापार कर सकते थे, व्यापार करने की खुली छूट दे दी गई। तो किस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन के किसी भी व्यापारी को, किसी भी उद्योगपति को भारत में व्यापार करने की खुली छूट मिल गई, तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार रहा, अब सिर्फ कंपनी का एकाधिकार तो नहीं रहा, और भी कंपनियां आ गई, यानी कंपनी का एकाधिकार किस अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से समाप्त किया गया। हालांकि पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया, ये आंशिक रूप से था, क्योंकि अभी भी चाय और चीन के साथ व्यापार, दो चीज़ें, चाय का व्यापार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और चीन के साथ जो व्यापार है वो अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। बाद बाकी चीज़ें जो भी थी उन पर इसका एकाधिकार खत्म हो गया, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर। यहाँ से प्रश्न आता है, किन दो चीज़ों को छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा जाएगा, किस कह सकते हैं अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो वो अधिनियम 1813 का चार्टर एक्ट था। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इस एक्ट के द्वारा प्रावधान किया गया था वो था क्या, कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो स्थानीय निकाय बनाए गए थे, अब वहाँ पर उसको टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया गया। अब उनको यहाँ पर टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया है। कौन कौन सा टैक्स? सफाई कर, चौकीदारी कर,
वगैरह वो यहाँ से वसूल कर सकते थे, और जो टैक्स नहीं देते उसे दंडित करने का प्रावधान भी इस एक्ट के द्वारा कर दिया गया। अब कंपनी को अपना क्षेत्रीय राजस्व और वाणिज्यिक मुनाफे को अलग घोषित करना था। अब कंपनी को अपना क्षेत्रीय राजस्व और वाणिज्यिक मुनाफे को अलग करना। क्षेत्रीय राजस्व मतलब जो क्षेत्र उसके अंतर्गत थे, जो क्षेत्र उसके अंतर्गत थे वहाँ से वो टैक्स वसूलते थे, जैसे टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया, यानी टैक्स का पैसा अलग रखना है। और जो आप व्यापार में कमा रहे हैं, है ना, ये आपका जो लाभ का प्रॉफिट है, व्यापार का जो प्रॉफिट है, दोनों अलग अलग हो गया। दोनों को अलग अलग करना था। पहले कंपनी सिर्फ व्यापार करती थी, अब उसको वाणिज्य यानी व्यापार से जो प्रॉफिट है वो अलग रखिए आप, और टैक्स से जो वसूल रहे हैं आप अपने प्रशासन के माध्यम से उसको अलग रखिए। यानी दोनों का हिसाब उसे अब अलग अलग तैयार करना था। तो ये प्रोविजन हो गया। ये सारे प्रोविजन को याद रखें। आपसे पूछा था किस अधिनियम में इस प्रकार का प्रोविजन भारत में लागू किया गया कंपनी पर। ईसाई धर्म प्रचारकों को, अगला है ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की सुविधा दी गई, है ना, उसे भारत में धर्म प्रचार करने की खुली छूट दे दी गई। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए वो आपको याद रखना है, बहुत न जाने कितने एग्जाम्स में है, कंपनी की आय से, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, है ना, उसमें से भारतीयों के शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। आपसे ये पूछा जाएगा किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर अंग्रेजों ने 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया, तो वो अधिनियम था 1813 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा कंपनी के भागीदारों को भारतीय मुनाफों से मात्र 10.5% भाग ही मिलेगा। अब इनके लिए कितना परसेंट आपको लाभ लेना है ये भी डिसाइड कर दिया गया कि जो भी भागीदार है कंपनी के, उसको जितना मुनाफा होगा उसका सिर्फ 10.5% ही मिलेगा। बाद बाकी फिर वो ब्रिटेन की सरकार या संसद जो है उसको फिर डिसाइड करेगी आगे के लिए क्या करना है। तो साथियों, हम लोगों ने 2 चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा आज, 1793 और 1813 के बारे में। और जहाँ जहाँ जिस प्रकार के फैक्ट को हम लोगों ने डिस्कशन किया, एक एक फैक्ट आपके लिए एक प्रश्न के बराबर है। तो हर एक फैक्ट पे आप गहराई से सोचें, और एक एक फैक्ट से आपसे प्रश्न बन सकता है, और बन सकता ही नहीं ऐसा प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर को, जो आप देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आज के क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन करें, तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एवरी इवनिंग आपको क्लासेस की वीडियो अपलोड कर दी जाती है चैनल पर, और आप बिल्कुल फ्री में अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगी और आपको सूचना मिल जाएगी क्लासेस की, तो आप फ्री में क्लासेस को देख पाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।